पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में चुनाव को लेकर पिछले 2-3 दिनों से हम लोग महागठबंधन की चर्चा करते रहे हैं कि महागठबंधन में कैसे खटपट है, कांग्रेस आरजेडी के भीतर बीच कैसी खींचतान है और संभावनाएं किस तरीके से बनती बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए, बिहार अधिकार यात्रा समाप्त कर, पहला चरण समाप्त कर तेजस्वी यादव भी आज पटना लौटेंगे और मुकेश सहनी भी मुंबई से आ रहे हैं। कांग्रेस की तैयारियां 24 तारीख को लेकर चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब लोग पटना में मौजूद होंगे। लेकिन हमें एनडीए के भीतर की हलचल पर भी ध्यान रखना होगा। यह बात हम लोगों ने जानी है, सबों ने देखा है कि अमित शाह पटना आए थे और पटना में उन्होंने नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के सर्वे सर्वा या यूं कहें कि जेडीयू के मालिक नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और नीतीश कुमार मुलाकात करने मौर्य होटल गए थे। इस मुलाकात पर भी शिवानंद तिवारी, जो नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक और पायदान नीचे लुढ़क गए हैं, अब अमित शाह से वह मिलने जाते हैं। अमित शाह ने शाहबाद में, जो सबसे दुर्गम इलाका है, कठिन इलाका है, वहां कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और फिर बेगूसराय में। लेकिन नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात ज्यादा महत्वपूर्ण। वहां विजय चौधरी, संजय झा, दूसरी ओर सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। जब नीतीश कुमार अमित शाह मिले तो निश्चित तौर पर सीटों को लेकर, गठबंधन को लेकर, गठबंधन के बाकी सहयोगियों को लेकर चर्चाएं हुई और इसके बाद कई तरीके के कयासों का दौर शुरू हो गया कि नीतीश कुमार की दूरी चिराग पासवान से कितनी है। चिराग पासवान अब यह कहने लगे हैं, पिछले दिनों हमने उनका लंबा साक्षात्कार किया था, तब उन्होंने कहा था कि भाई नीतीश कुमार से मेरी कोई दूरी नहीं है, बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, मैं जब मिलता हूं तो पैर छूकर प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद लेता हूं। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार ठहरे और लोग कह रहे हैं, जो एनडीए की हलचल को भांपते हैं, मापते हैं, कि जेडीयू और बीजेपी में कोई दूरी नहीं है। वह जो दूरी दिखाई पड़ती है वह बस जुड़वा भाई रहेंगे या बड़ा भाई या छोटा भाई, तो यह बहुत बड़ी दूरी नहीं है, इस दूरी का हल तो निकल जाएगा। लेकिन चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों को ठीक रखना और एनडीए की सेहत के लिए इन तीनों का खुश रहना भी आवश्यक है। जीतन राम मांझी का वह बयान भी याद होगा कि यदि मुझे 20 सीटें नहीं मिलती है तो हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे। तो जब इतनी सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे तो क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने भी पहले से कह रखा है कि जब नाव डूबेगी तो सब डूबेंगे। और अरुण भारती, जो चिराग पासवान के बहनोई हैं, जमुई के सांसद हैं, और जैसा चिराग पासवान सोचते हैं वैसा ही अरुण भारती बोलते हैं। उन्होंने कल ट्वीट किया, एक्स हैंडल पर लिखा कि जब 2014 में जेडीयू सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी, अकेले लड़ रही थी, एनडीए का हिस्सा नहीं थी, फिर भी 2019 के चुनाव में उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने को 17 सीटें दी गई, तो फिर हमें क्यों नहीं। तो इन तीनों का खुश रहना बहुत ही आवश्यक है एनडीए की सेहत के लिए। और अमित शाह भी समझ रहे होंगे कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि 100 से नीचे जाना नहीं है, मतलब 100 सीटों से दोनों नीचे नहीं जाना चाहते हैं। और जब नीचे नहीं जाते तो बाकी 43 सीटों में जो इनकी महत्वाकांक्षा है, और सभी की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। चिराग पासवान मानते हैं कि हम पूरे बिहार में फैल चुके हैं। जीतन राम मांझी का मानना है कि हमको विस्तार करना है। उपेंद्र कुशवाहा की चुनौतियों को समझते ही हैं कि उन्हें एक सामाजिक एका भी पैदा करना है, जो काराकाट में टूटा था, कि किस तरीके से कुशवाहा और राजपूत दोनों अलग अलग मोर्चे पर चुनाव लड़ गए और इसका परिणाम पूरे बिहार में देखने को मिला। एनडीए को कई सीटों पर हार मिली। तो एनडीए के भीतर की यह हलचल, इन तीनों का खुश रहना और इस खुशी का रास्ता, कैसे खुशी मिले, यह रास्ता निकलेगा कैसे अजीत जी, आज इसी पर हम लोग अपनी चर्चा करते हैं। जी देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने जैसा कहा ना, महागठबंधन में
जो महाखटपट है, जो हम लोग कल जो जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी, परिवार का छोड़ दे महागठबंधन की बात करें, तो वो इसी वजह से है कि कई पार्टियां व्यावहारिक जो समाधान है, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हो सकता है उस पेंच का, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। बिल्कुल। कि हर समस्या का एक समाधान होता है, एक व्यावहारिक समाधान है, और आप अपने दिमाग में जो आइडिया बना करके बैठे हुए हैं, उन दोनों में कई बार फर्क होता है और बहुत बड़ी दूरी होती है। थोड़ी बहुत दूरी हो तो उसको पाट देना मुश्किल नहीं है, लेकिन व्यावहारिक पक्ष जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। तो वहां कांग्रेस एकदम अव्यवहारिक हो गई है, एकदम उसकी सारी बातें इम्प्रैक्टिकल हो गई हैं कि हमको 76 सीटें चाहिए। अभी सुने कि 34 सीटों पर तो कैंडिडेट अनाउंस करने जा रहे हैं, मीटिंग हो गई, सब चीजें तय कर ली उन्होंने। तो ये बहुत अव्यवहारिक बात है। अगर वो लोग अपना अव्यवहारिक रवैया नहीं छोड़ेंगे तो उधर भी मुश्किल होगी, पेंच फंसेगा, और चुनाव आते आते इतनी नाराजगी अंदर खाने हो जाएगी कि सब एक दूसरे को हरवाने के लिए काम करेंगे। कोई एकजुट होकर के गठबंधन को जिताने का काम नहीं करेगा। एकदम सेम यही बात हम एनडीए के लिए भी कहना चाहेंगे। जो एनडीए है, जो बीजेपी जेडीयू का बना गठबंधन है, उस गठबंधन में भी जब तक सारी सहयोगी पार्टियां प्रैक्टिकल तरीके से नहीं सोचेंगी, व्यवहारिक रूप से नहीं सोचेंगी, तब तक समस्या है कि उनके यहां भी मामला नहीं सुलझेगा, आसानी से नहीं सुलझेगा जी। दोनों में दूसरा फर्क यह है, जो हम लोग पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, हमने कल भी इस बात की तरफ ध्यान दिलाया था कि जो सरकार में होता है और दो सरकारें जिसके पास होती हैं, उसके पास और भी बहुत कुछ चीजें होती हैं देने के लिए, तो उसके पास रास्ता निकालना अपेक्षाकृत आसान होता है। जो अपोजिशन के साथ इस समय नहीं है, उनके साथ जो दिक्कत है, तेजस्वी यादव के पास और कुछ भी नहीं है देने के लिए। वो क्या दे सकता है कांग्रेस को? भाई आप एमएलसी कमिट करें या मंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद, सब तो बाद में देंगे ना, वो तो अभी देने की स्थिति में है एनडीए में सब, जेडीयू और बीजेपी। तो एक एडवांटेज उनको है। इस एडवांटेज के बावजूद जो दोनों सहयोगी, तीन जो सहयोगी पार्टियां जिनका आपने नाम लिया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इन तीनों पार्टियों के जो छत्रप हैं, प्रमुख नेता हैं, उनको व्यवहारिक रूप से सोचना होगा कि क्या व्यवहारिक रूप से संभव है, बिल्कुल कितनी सीटें संभव है। अब जैसे 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 अरुण भारती ने कहा कि हम जब लड़े थे साथ में एनडीए के 2015 में तो 43 सीट लड़े थे, और फिर जब हम अकेले लड़े तो 135 या 136 सीट लड़े थे। तो हमको इसके बीच की सीटें चाहिए हैं, मतलब 43 और 135 36। तो ये तो अव्यवहारिक है ना, ये किसी तरह से व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है। तो इसी तरह से जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर हमको 15 से 20 सीटें नहीं मिली तो हम 50 से 100 सीट लड़ेंगे। तो 15 से 20 सीटें, पिछली बार आप जब गठबंधन में थे और चिराग पासवान नहीं थे, उस गठबंधन में आपको 7 सीटें मिली हैं। तो आप किस नजरिए से, भले आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपकी हर राजनीति में जो है उसको महत्वाकांक्षा उसकी होनी चाहिए, तो उसकी आपकी महत्वाकांक्षा बड़ी हो, आपका कद भी बहुत बड़ा हो गया हो, आप एनडीए के लिए उपयोगी भी बहुत हैं, लेकिन ऐसा कैसे समीकरण बन सकता है कि पिछली बार आप 7 लड़े थे, इस बार 15 से 20 सीटें आपको मिले, जबकि पिछली बार चिराग पासवान नहीं थे, इस बार चिराग पासवान की पार्टी आ गई है, जो एक बड़ी पार्टी है अपेक्षाकृत। पिछले बार मुकेश सहनी की पार्टी थी, उससे बड़ी पार्टी है चिराग पासवान की, 5 एमपी वाली पार्टी है। अगर वो आ गई है तो उसके आने के बाद तो एडजस्ट करना होगा आपको। 7 सीटें जो हैं पिछली बार तब मिली थी जब वो नहीं थे, तो ये भी अव्यवहारिक है कि आप 15 से 20 सीटें मांगे। बिल्कुल उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने कोई ऐसी अव्यवहारिक मांग नहीं रखी है, कम से कम पब्लिक के बीच में कोई अव्यवहारिक मांग नहीं रखी है कि हमको 10 सीट चाहिए, 12 सीट चाहिए या 15 सीट चाहिए, ये बात उन्होंने नहीं कही है। लेकिन उन्होंने बहुत सटल तरीके से, बड़े बारीक सूक्ष्म तरीके से उन्होंने ये बात कह दी है कि सम्मान रखना चाहिए है, क्योंकि नाव डूबेगी तो सब लोग डूबेंगे। तो उनको सम्मान की रक्षा करनी है। उनके सम्मान की रक्षा के कई रास्ते हैं। उनका राज्यसभा भी रिन्यू होना है, अप्रैल में वो राज्यसभा रिन्यू हो जाए, केंद्र में मंत्री बने और एक सम्मानजनक संख्या में सीटें मिले, जो नंबर निश्चित रूप से 10 के नीचे रहना है। तो इसलिए वो नंबर अपनी तरफ से नहीं, वो नंबर नहीं खोल रहे। ये तीनों पार्टियां जो हैं अभी तक, हम उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दें तो दोनों पार्टियों की जो पोजिशनिंग है, जो स्टैंडिंग है, वो थोड़ी अव्यवहारिक दिख रही है। लेकिन ये पब्लिक पोस्चरिंग है, ये जनता के बीच की पोजिशनिंग है। ये हम नहीं कह रहे कि यही बातें वो लोग बैठ करके जब सीट बंटवारे को लेकर के जब सीट बाई सीट बात हो रही होगी वहां भी कह रहे होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमित शाह के सामने भी यही बात कही गई होगी कि 43 से 147 के बीच में हमको सीट चाहिए, 137 के बीच में सीट चाहिए। तो ये बात हमको लगता नहीं है कि ऐसे बात कही गई होगी, लेकिन जनता के बीच में कहने के कई कारण होते हैं।
एक कारण जी तो ये होता है कि चुनाव से पहले तमाम कार्यकर्ता जो हैं, तमाम ने टिकट चाहने वाले जो लोग हैं, नेता के कई कार्यक्रम हो रहे होते हैं, पार्टी का कार्यक्रम चल रहा होता है, तो उन सबको निराशा नहीं हो, उन सबके मन में मनोबल उनका ऊंचा रहे और जहां हम्म, जरूरत हो बुलाए जाने पर वो लोग आ जाए। अब जैसे बिल्कुल प्रधानमंत्री की सभा हो रही है, मान लीजिए जहां सभा हो रही है वहां सभी पार्टियों को भीड़ जुटाना है। अगर तय हो जाए कि भाई इस इलाके में लोक जनशक्ति पार्टी को कोई टिकट नहीं मिलेगी या उपेंद्र कुशवाहा को या मांझी को टिकट नहीं मिलेगी, तो वहां उनके लोग क्यों आएंगे? वहां उस सही सभा में बात फिर जी उनका आदमी नहीं आएगा। जी उम्मीदवार ही तो भीड़ करके अभी आते हैं। तो इसलिए एक पब्लिक पोस्चरिंग है, एक पब्लिक पोजिशनिंग है, जनता के बीच की एक सार्वजनिक रूप से आपकी स्टैंडिंग है कि हमको इतनी हम्म सीटें चाहिए। पर्दे के पीछे क्या बात हो रही है, ये बातें जो हैं वो गुप्त सूत्रों के हवाले से आ रही हैं और हम्म सूत्रों के हवाले से ये कहना है कि जुड़वा भाई रहेंगे दोनों, बिल्कुल जेडीयू बीजेपी जुड़वा भाई रहेंगे। हम्म ये भी खबर है कि जुड़वा भाई रहेंगे तो 3 अंक में संख्या रहेगी, 2 अंक में संख्या किसी की नहीं आएगी। मतलब बिल्कुल एक एक सीटों की एक एक व्यवहारिक ये माना जा रहा है कि जब पिछली बार 115 सीट नीतीश कुमार की पार्टी लड़ी थी और हम्म 110 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, तो दोनों नीतीश कुमार अपनी 15 सीटें छोड़ दे, भारतीय जनता पार्टी अपनी 10 सीट छोड़ दे, दोनों 100-100 सीटें लड़े। और ये जो जी 25 सीटें निकलती हैं, स्पेयर होती हैं, ये 25 सीटें दे दी जाए चिराग पासवान की पार्टी को। हम्म जो एक व्यवहारिक अभी के समय में जो चीजें कही जा रही हैं, उसके बाद 18 सीटें बचती हैं, जिनमें से 10 सीट जीतन राम मांझी को और 8 सीट उपेंद्र कुशवाहा को। इसमें एक जी आध सीट ऊपर नीचे करके ये 18 सीटें उन दोनों में बांट दें, 25 सीट चिराग पासवान को दे दें और एक एक 100 सीट पर बीजेपी जेडीयू लड़े। हम्म ये सूत्रों के हवाले की खबर है। मतलब पब्लिक बिल्कुल पोस्टरिंग एक ग्रैंड स्टैंडिंग अलग है। ग्रैंड जी स्टैंडिंग तो अभी भी नीतीश कुमार की यह है कि हम बड़ा भाई रहेंगे। हम्म ग्रैंड स्टैंडिंग नीतीश कुमार की पार्टी की यह है कि हम 105 सीट लड़ेंगे। हम्म वैसे ही ग्रैंड स्टैंडिंग जो है चिराग पासवान की पार्टी की यह है कि हमको 43 सीटें, 43 से ज्यादा 135 के बीच में रखना है हमको। या बिल्कुल ये भी स्टैंडिंग कि हम 5 एमपी हैं, अगर पर्दे के पीछे की भी बात माने तो हमको कम से कम 30 तो उसी हिसाब से बनता है। और यह पहले सवाल की तो हमने सीट पूछा था अजीत जी, यह सवाल तो हमने पूछा था चिराग पासवान से कि अच्छा हाँ, चलिए आप सीटों की संख्या नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप यह बता दीजिए कि बिहार के प्रत्येक जिले में आपका एक उम्मीदवार होगा। तो उन्होंने कहा ज्ञानेश्वर जी बहुत चतुराई से आप सीटों की संख्या जानना चाहते हैं, तो इस पर अभी हम टिप्पणी नहीं करेंगे। और चिराग पासवान कल सीमांचल में प्रवेश कर रहे हैं, पूर्णिया में। देखिए अभी नरेंद्र मोदी की सभा हुई है, लेकिन नव संकल्प महासभा कल पूर्णिया में चिराग पासवान की भी है। तो चिराग पासवान अपना विस्तार चाह रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि जुड़वा भाई, चलिए जुड़वा भाई की बात तो हो जाएगी, करीब करीब बात बन भी गई है। लेकिन जो सीटें छोड़ी जानी है, चाहे नीतीश कुमार को छोड़नी है सीटें या बीजेपी को छोड़नी है, ये दोनों पार्टियां जो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी के लिए सीटें छोड़ना चाहती है, वह अपने कोटे की उन सीटों को छोड़ना चाहती है जिस पर जीत की संभावनाएं कम है। समस्या यहां भी फंस रही है। फिर से क्वालिटी की बात, ठीक है चलिए हम यह सीट छोड़ दे रहे हैं, लेकिन वह सीट लेने के लिए चिराग पासवान तैयार हो जाएंगे, जीतन राम मांझी तैयार हो जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा तैयार हो जाएंगे, यह भी एक मुश्किल डगर है। देखिए यहाँ भी फिर हमारा उसी उसी बात से हम जवाब शुरू करेंगे, प्रतिक्रिया अपनी, कि हम्म व्यवहारिक रूप से सोचना होगा। जो हम्म व्यवहारिकता है, व्यवहारिकता क्या है कि एक सीट चिराग पासवान जीते थे, राजकुमार सिंह मटिहानी। अब वो जी एमएलए आपके साथ नहीं है, वो एमएलए नहीं है, तो अब आप अगर दावा करते हैं वहां, तो कितना व्यवहारिक होगा ये दावा? जिस बिल्कुल पार्टी ने उनको लिया है अपने तरफ, अपने साथ मिलाया है, उसने भी तो हम्म वादा किया होगा कि हम इनको सीट देंगे। तो हम्म ये यहाँ क्या व्यवहारिक रूप से क्या ठीक रहेगा, ये सोचना है आपको। इसी हम्म तरह से जिन सीटों पर नंबर 2 रहे थे चिराग पासवान, उसमें एक सीट रुपौली की है, शंकर सिंह वहां से नंबर 2 रहे थे लोजपा से लड़के, तो अब वो निर्दलीय एमएलए हो गए हैं। अब हम्म वो व्यक्ति आपके साथ नहीं है, तो आप क्या कितना दावा बनता है उस सीट पर? चूंकि वो जी निर्दलीय है शंकर सिंह, तो फिर भी आपका दावा बन रहा है। लेकिन अब जैसे जगदीशपुर सीट पर आपके कैंडिडेट थे भगवान भगवान जी सिंह कुशवाहा कुशवाहा, वो दूसरे नंबर पर थे, अब वो जेडीयू में चले गए हैं। तो हम्म उस सीट पर आपका दावा कैसे बनेगा? या दिनारा हम्म की सीट पर राजेंद्र सिंह बीजेपी में चले गए हैं, वहां क्या हम्म व्यवहारिकता क्या बनती है? तो ऐसी सीटें, यही अच्छी सीटें हैं, इन हम अच्छी सीटों का नाम ले रहे हैं, जिन सीटों पर आप जीते या जिन सीटों पर आप नंबर 2 रहे। तो हम्म चिराग पासवान की नजर में तो सबसे अच्छी वही सीटें होंगी जहां आप जिस उस मुश्किल परिस्थिति में भी आप एक सीट जीत गए, या और 4 या 5 सीटों पर, 6 सीटों पर आप नंबर 2 रहे जिन सीटों पर, तो आप वो चाहेंगे, आपकी पहली प्राथमिकता होगी कि वो चाहेंगे। और दूसरी पार्टियां जिसमें जीते हुए नंबर 2 रहे नेता चले गए हैं, वो चाहेंगे कि वो अपने पास रखें। तो हम्म इसमें बीच का रास्ता निकालना होगा।
अगर ये जी सबसे अच्छी सीटें आपके पास आपके लिए हैं तो आप भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एक कदम आप चलेंगे, एक कदम दूसरी तरफ से लोग चलेंगे, तब इसका हम्म समाधान होगा। रिजिडिटी से नहीं होगा समाधान। देखिए, हम बार बार एक टर्म यूज करते हैं स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी की। आप हम्म स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी किसी किसी को सीखनी है तो वो अमित शाह से सीखे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। यही एक बिल्कुल बार ये चेपक की तरह वो बात आई थी, चूंकि शिवानंद तिवारी जी ने कहा कि वो एक पायदान और नीचे गिर गए। जी राजनीति में कई बार एक पायदान नीचे गिरना 2 पायदान ऊपर चढ़ने के लिए जरूरी होता है। ये एक बिल्कुल टैक्टिकल दाव है, टैक्टिकल मूव है। हम्म अमित शाह आते तो इस बात, अमित शाह चले जाते ये करने मार्ग, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, या वो ये अनाउंस जी कर देंगे कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, या चुनाव के बाद हम नीतीश कुमार की पार्टी के साथ कोई खेल नहीं करेंगे। आपको हम्म याद होगा ज्ञानेश्वर जी, मातोश्री गए थे अमित शाह। बिल्कुल मातोश्री जाकर के उद्धव ठाकरे से मिले थे और उन लोगों को 2 मिनट का समय नहीं लगा उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ने। हम्म पार्टी टूट गई, उनके एकनाथ शिंदे अलग हो गए, मुख्यमंत्री बन गए, आज पार्टी एकदम हाशिए पर है उद्धव ठाकरे की। तो हम्म अमित शाह आए आए नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार को इस समय किसको ज्यादा जरूरत है? इस जी समय नीतीश कुमार जिस कमजोर पोजीशन में है, 43 एमएलए वाली जो पोजीशन है उनकी, उस पोजीशन से उनको आगे जाना है। और हम्म ऐसी पोजीशन में आना है कि उनके बगैर न बीजेपी सरकार बना सके और न आरजेडी सरकार बना सके। जी वो सिर्फ ये पोजीशन चाहते हैं। पिछली बार 43 पर ही ये पोजीशन बन गई थी, लेकिन हम्म इस बार हो सकता है कि 43 से काम नहीं चले, उनको कम से कम 55-60 सीटों की जरूरत है। और ये हम्म तब होगा जब एनडीए एकजुट रहे, क्योंकि अब वो बस मिस हो गई है, अब आप आरजेडी के साथ नहीं जा सकते हैं। इधर बिल्कुल रह के अगर आप 50-60 सीटों 55-60 सीटों की व्यवस्था करनी है नीतीश कुमार को, उसके लिए अगर अमित शाह के यहाँ जाना है तो कोई बात नहीं, वहां होटल में भी चले जाएंगे, दिल्ली भी जाना होगा तो चले जाएंगे उनके यहाँ। हम्म हम बार बार कहते हैं ज्ञानेश्वर जी की, अभी सिर गाड़ के, मुड़ी गाड़ के जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, आज जेडीयू के लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने समय आने का इंतजार कर रहे हैं। जी इस बात की कोई गारंटी नहीं माननी चाहिए। जितने लोग कह रहे हैं कि जेडीयू के फला आदमी बिक गए, या जेडीयू के फला आदमी तो बीजेपी के आदमी हो गए, कोई हम्म बीजेपी का आदमी नहीं हुआ। ये सब टैक्टिकल पोजीशन है सारे लोगों की। चुनाव के बिल्कुल बाद जब सीटें आ जाएंगी तब आप पोजीशन देखिएगा, तब असली पोजीशन का पता चलेगा। हम्म तो ये जो टैक्टिकल पोजीशन होती है, देखिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी सीखने की जरूरत है। जैसे आपने अरुण भारती के उस स्टेटमेंट का भी कहा कि नीतीश कुमार को 2 ही एमपी था, तब भी उनको सपोर्ट इतनी नहीं सीटें दी गई। हाँ, तब उनके पास 116 एमएलए था, वो अकेले ही बिल्कुल बहुमत के करीब थे नीतीश कुमार। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि 2 एमपी, वो 16% वोट के साथ 116 एमएलए था उनके पास। तो हम्म ये अगर ऐसा कंपैरिजन भी अव्यवहारिक हो जाता है। हम्म हर जगह व्यवहारिक पक्ष क्या है उसको समझने की जरूरत है, और ये सीखना भी चाहिए कि कैसे नीतीश कुमार मौर्य होटल चले गए मिलने उनसे, अमित शाह से। भाई वो अड़े बिल्कुल रहते कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तो आते ही नीतीश कुमार ने उनसे बात करने, कटसी में आते, और कोई इस बात का खराब नहीं मानता। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार गए। तो ये स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है जो पार्टियों को, लीडर्स में होना चाहिए। और ये एक होशियारी हमको दिख रही है कि चिराग पासवान ने आपके घुमा फिरा कर पूछने के बाद भी नहीं बताया कि हम हर जिले में लड़ेंगे कि नहीं, या जी क्या किस तरह से लड़ेंगे, हम्म क्योंकि वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहते हैं। पार्टी का बिल्कुल सर्वोच्च नेता अगर कुछ कोई बात कह दिया तो पॉलिसी डिसीजन हो जाएगा ना, फिर आप उसकी बात से रिट्रैक्ट करेंगे, उससे पीछे हटेंगे तो फिर उसका अलग, उसका निगेटिव इंपैक्ट होता है। अरुण हम्म भारती कह रहे हैं तो एक पोजिशनिंग है, राजेश वर्मा कहे एक पोजिशनिंग है, ग्रैंड स्टैंडिंग है। उसी तरह से हम्म जेडीयू में कोई दूसरी कोई भी बात कहे, अगर संजय झा, ललन सिंह और नीतीश कुमार नहीं कह रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, उनको कहने दीजिए। तो ये एक कई बार ये प्रेशर करने के लिए, ग्रैंड स्टैंडिंग के लिए चिराग पासवान ने अरुण भारती को ऑथराइज किया हुआ है कि आप कहिए, जब हम लोग बैठेंगे बातें होंगी, पर्दे के पीछे जो बात होती है। देखिए, पॉलिटिक्स तो निगोशिएशन की कला है, उसको कॉम्प्रोमाइजेज और निगोशिएशन की कला है, आप मैनूवरिंग और मैनुपुलेशन की कला है। आप सामने क्या कह रहे हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं पब्लिक के सामने, उससे चीजें तय नहीं होती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं। वहां बिल्कुल वहां बार्गेनिंग होती है, वहां मोल भाव होता है, वहां लेन देन की बातें होती है कि हम क्या छोड़ेंगे, आप हमको क्या दीजिएगा। तो जब वहां बैठे तो एक ग्रैंड स्टैंडिंग हो कि भाई हमारी पार्टी में तो ये भावना है कि हमको इतनी सीटें लड़नी चाहिए। हम्म व्यवहारिक पक्ष, सीटों की अदला बदली में भी ज्ञानेश्वर जी व्यवहारिक पक्ष का ध्यान रखना होगा। अगर कुछ बहुत ही अच्छी सीटें हैं चिराग पासवान की, जिनमें से कुछ का हम लोगों ने नाम लिया, वो थी ही सीटें अच्छी उनकी, दिनारा हो, पालीगंज हो, आपका ये सीट जो मटिहानी की सीट है, या रुपौली की सीट है, या जगदीशपुर की सीट है, ये सब सीटें अच्छी थी। पिछली बार लोजपा ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो जरूरी नहीं है कि ये सारी सीटें आप ही को मिल जाएं, ये सारी अच्छी सीटें, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अब समीकरण उन सीटों के बदल गए हैं।
तो ये लेकिन कॉम्प्रोमाइज जेडीयू को भी थोड़ा तो त्याग करना पड़ेगा ना, कि इन लोगों के लिए, सहयोगी दलों के लिए त्याग करना पड़ेगा, और बीजेपी को भी त्याग करना पड़ेगा थोड़ा, कि भाई इन्हें भी जीत की संभावनाओं वाली कुछ सीटें दे, बिल्कुल दी ग्रेड सीटें ना दे दे। देखिए चिराग पासवान भी, जब हम बातचीत कर रहे थे तो अब इस बात पर वह अडिग नहीं दिखे कि वह बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो उन्होंने नीतीश कुमार को मान लिया कि मुख्यमंत्री है, वैकेंसी नहीं है। अब नई बातें चल रही कि नहीं, अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे। अरुण भारती एनडीए की सरकार में डिप्टी सीएम हो सकते हैं, उनके लिए विधानसभा का चयन भी कर लिया गया है। चिराग पासवान स्वयं नहीं कर रहे हैं, लेकिन चर्चाएं तो चल रही है ना कि जमुई का सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र, अब सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में अरुण भारती को लड़ाने के लिए सीट लेनी होगी जीतनराम मांझी से। और यदि चिराग पासवान की पार्टी चकाई में दावा कर रही है, तो चकाई में त्रिकोणीय लड़ाई फंस गई है। 2020 में निर्दलीय जीते थे, अकेले निर्दलीय जीते थे सुमित सिंह, और उन्होंने सरकार बनाने में मदद की। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा कि एनडीए के सम्मेलन में किस तरीके से जुत्तम पैजार हुआ सुमित सिंह के समर्थकों में, और जेडीयू के संजय प्रसाद को किसका आशीर्वाद पता है, यह भी सबको पता है। तो यह स्थिति भी है कि चिराग पासवान भी थोड़ा पीछे आए हैं, अपने को फ्लेक्सिबल बनाए हैं कि नहीं मुझे नहीं, लेकिन हाँ मेरी पार्टी तो है। हाँ, तो वही हम कह रहे थे कि जो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है वो दोनों तरफ दिखानी होगी, और जो अच्छी सीटें हैं वो सारी सीटें अगर चिराग पासवान को नहीं देनी है तो वो सारी सीटें बीजेपी जेडीयू भी नहीं लेनी, उनको भी नहीं लेनी चाहिए। उसमें आप 50-50 का 60-40 का एक परसेंटेज बना, एक अनुपात बनाइए कि अच्छी सीटें आपको, हम अगर आपने आइडेंटिफाई की है कि ये 20 सबसे अच्छी सीटें हैं तो 10 आप रख लीजिए, 12 आप रख लीजिए, बाकी जो जेडीयू के लिए, अब जैसे भगवान सिंह कुशवाहा वाली सीट जेडीयू ने उनको एमएलसी बनाया तो जेडीयू को चाहिए है, राजकुमार सिंह वाली सीट जेडीयू को चाहिए है, दिनारा की सीट हो सकता है बीजेपी मांगे, तो ऐसी सीटें जो बीजेपी ले सकती है। दिनारा की सीट तो आरएलएम ने बीटो लगा रखा है। ठीक बात है। हाँ, आरएलएम ने बीटो लगा रखा है। और देखिए दिनारा की बात आपने कर दी तो शाहाबाद की नब्ज जो है, शाहाबाद में एक और पेच फंस गया है कि भाई बीजेपी ने कह दिया हम जीती हुई सीट नहीं छोड़ेंगे, तो जीती हुई सीट नहीं छोड़ेंगे तो शाहाबाद में सिर्फ जीते हुए भोजपुर, शाहाबाद में आरा और बरहरा, तो आरा में भी बाबू साहब अमरिंदर प्रताप सिंह और बरहरा में भी राघवेंद्र प्रताप। अब जेडीयू का कहना है कि भाई हमें एक सीट चाहिए राजपूत को लड़ाने के लिए आरा बक्सर में, हम कहां लड़ाएं ना? तो दिनारा की सीट इस तरीके से क्लेम की जा रही है जय कुमार सिंह के लिए। बीजेपी को कहा जा रहा है कि आप तो 2 राजपूत को लड़ा ही रहे हैं, तो आप राजेंद्र सिंह को, यदि अमरिंदर प्रताप सिंह रिप्लेस हो रहे हैं तो आप आरा बुला लीजिए। तो अब जेडीयू यदि, और उपेंद्र कुशवाहा दावा ठोके हुए हैं आलोक सिंह के लिए, क्योंकि उनका तर्क है, हाँ तर्क है कि भाई कुशवाहा और राजपूत का एका पैदा करना बहुत आवश्यक है। हाँ, तो दुमराव की सीट पर अब जेडीयू की नजर है। पहले वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे प्रशांत को हरी झंडी दी गई थी, लेकिन अब जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं पंकज सिंह, उनका घर भी उसी इलाके में है, तो उनके भाई राहुल सिंह आ गए हैं, और लगातार, और बड़े बड़े घराने के हैं, क्योंकि वहां डुमरांव में जनसुराज का उम्मीदवार कौन होगा इससे एनडीए का उम्मीदवार तय होगा, क्योंकि डुमरांव परिवार के लोग वहां चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो वहां मतलब शाहाबाद भोजपुर में कई पेच है कि भाई आप राजपूत लड़ा रहे हो, तो आप देखिए चिराग पासवान के लोग भी कह रहे हैं कि हमें भी एक राजपूत लड़ाना है। दिनारा पर वह भी क्लेम करना शुरू कर चुके हैं, दिनारा और डुमरांव पर, तो बहुत पेच है अजीत जी। हाँ, तो वही तो उसमें सब आदमी को व्यवहारिक रूप से सोचना होगा कि वो कुछ सीटें, अच्छी सीटें अगर चिराग पासवान का क्लेम बनता है उनको दे दे, कुछ जेडीयू रखे, कुछ बीजेपी रखे, जो सीटें, क्योंकि चिराग पासवान को तो वही सीटें मिलेंगी ना, उन्हीं सीटों पर वो क्लेम करेंगे जो जेडीयू के पास सीटें हैं। बीजेपी वाली सीटों पर तो कम ही क्लेम होगा या नहीं ही होगा, एक आध सीटें छोड़ दी, गोविंदगंज की सीट जैसे अभी ध्यान है हमको। लेकिन चूंकि वो पिछली बार जो उनके 135-36 जो भी कैंडिडेट लड़े थे वो तो जेडीयू के खिलाफ ही लड़े थे, तो उन्हीं सीटों पर उनको चाहिए होगा, मतलब जो बीजेपी, नॉन बीजेपी पार्टी जो है एनडीए के, उन्हीं के खिलाफ लड़े थे वो पिछली बार, तो उनसे सीटें खाली करानी है ज्यादातर। तो वो सद्भाव से ही होगा, मतलब हार्मोनियस उसमें माहौल में बातचीत करके आप अगर करते हैं, और दोनों तरफ से ये एक सहमति, अगर सिद्धांत रूप से सहमति है कि एनडीए को जिताना है, तो कौन बेटर जीत सकता है वो बात कर लें। आपके पास अगर अच्छा कैंडिडेट है, वो अगर दूसरी पार्टी के टिकट से लड़ सकता है तो उसको लड़ा दीजिए, दूसरी पार्टी का अच्छा कैंडिडेट आपकी टिकट से लड़ सकता है तो वो आप लड़ा दीजिए। ये सब चीजें भी पर्दे के पीछे होती हैं, आपको पता है, तो ये सब चीजें भी बात होंगी, तो वहां भी व्यवहारिक रूप से समाधान खोजना होगा।
और व्यापक सहमति जो होती है, जो सामाजिक समीकरण है, सोशल इंजीनियरिंग है, उसका सबसे पहले ध्यान रखना होगा। क्योंकि ये ताकत रही है एनडीए की। हम लोग बार बार जो कहते हैं कि उनके पास बड़ा सोशल बेस है, वो इसलिए है क्योंकि अलग अलग डाइवर्स बेस को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टियां उनके साथ है। एनडीए में इंडिया ब्लॉक के साथ समस्या यह है कि दोनों बड़ी पार्टियां सेम बेस को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब कांग्रेस भी उसी मुस्लिम आधार को रिप्रेजेंट कर रही है और आरजेडी भी कांग्रेस या मुस्लिम और यादव वोट को रिप्रेजेंट कर रही है। नई ताकत उनके पास एक मुकेश सहनी ही आए हैं, जो अभी एक नए लीडरशिप अपनी जमात में वो नए नेता स्टैब्लिश हुए। इधर डाइवर्स बेस है, मतलब चिराग पासवान एक बिल्कुल ही डिफरेंट दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, जीतन राम मांझी एक बिल्कुल डिफरेंट समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जिस समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बुनियादी रूप से जेडीयू के वोट में है। लॉकूस का समीकरण जेडीयू का, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बीजेपी ने तो बाद में सम्राट चौधरी को आगे किया है, तो सम्राट चौधरी अब उस कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता हैं बिहार में। लेकिन शाहाबाद में उपेंद्र कुशवाहा का अपना एक महत्व है, और वो महत्व इसलिए है, वो कास्ट उनसे इसलिए आइडेंटिफाई कर रही है क्योंकि पिछली बार उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ छल हुआ है, उनको हराया गया है एक योजना के तहत। और वो कहते भी हैं जी, आपने इस इशारा भी किया कि राजपूत और कुशवाहा का जो समीकरण बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करने के लिए जरूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कुशवाहा भी लड़े और राजपूत भी लड़े, और बीजेपी भी कुशवाहा और राजपूत दोनों लड़ाए, जेडीयू भी कुशवाहा और राजपूत दोनों लड़ाए। तभी एक जो साइनर्जी बननी है, जो सिंक होना है आपस में जातियों को, वो हो पाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एक और इशारा मिल रहा है अजीत जी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से इशारा मिल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की बहू भी इस बार चुनाव लड़ सकती हैं, और वह विधानसभा क्षेत्र हो सकता है काराकाट। और उपेंद्र कुशवाहा की जो बहू हैं वह जाति से ब्राह्मण है, मतलब सोशल फैब्रिक को इस तरीके से बनाना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिसमें जो भोजपुर शाहाबाद की जरूरत है, कुशवाहा, ब्राह्मण और ठाकुर। हाँ, तो अगर ये बन जाए तो ये इसका अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तो एनडीए ही होगा ना। उनके तो पूरा शाहाबाद में बहुत होगा तो 3 सीट लड़ेंगे वो। उस इलाके में 3 सीट लड़ेंगे तो उनको तो 3 ही सीट का बेनिफिट है। लेकिन जो 22 में से पिछली बार 20 सीटें हारी हुई है, एनडीए हारा हुआ है, तो मेजर बेनिफिशियरी एनडीए होगा अगर 50%, 60%, 50% सीटें भी आप जीत जाते हैं तो। और ये तभी होगा जब इस सामाजिक समीकरण को आप साध लेंगे। और हम एक आध बार और हम कहे हुए हैं इस बात को कि सिर्फ आप राज्यसभा दे दें, उससे समाज में एक पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता है। उनके उपेंद्र कुशवाहा के समाज में एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए जरूरी यह है कि उनका सम्मान, वो सम्मानित होते हुए दिखे समाज उस गठबंधन के भीतर। तो सम्मानित होते हुए तो दिखे। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने उनके कंधे पर हाथ रखा, जब हार के आए थे तब एनडीए की बैठक में बुलाए गए, प्रधानमंत्री ने उनसे बात की, फिर वो राज्यसभा गए। अभी भी हम लोगों ने देखा कि अभी पूर्णिया की सभा में भी प्रधानमंत्री ने उनसे बात की, मंच पर उनके पास गए। कुर्सी का खेला हो गया था, लेकिन संभाल लिया गया, कुर्सी का खेला संभाल लिया गया। हाँ, वहां भी हो जाता फिर ये गड़बड़। लेकिन इस बार बीजेपी बहुत अलर्ट है, इस सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, तमाम चीजों का। तो समाज के लोग ये देखते हैं, और खास तौर से ऐसी जाति के लोग जो पॉलिटिकली बहुत एम्बिशियस कास्ट है, उस कास्ट के आम आदमी भी जो होता है वो देखता है कि उसका नेता है, उसको सम्मान मिल रहा है कि नहीं। ये सम्मान की ही बात होती है पॉलिटिक्स में। कौन क्या जाति को जाकर के कोई दे देता है। आज तक इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे तो लालू यादव ने यादवों को क्या दे दिया? कौन सा ये बिहार के तमाम यादव बड़े भारी अमीर धन्ना सेठ हो गए या सरकारी नौकरियों में भर गए और देश भर में परचम लहरा रहे। लेकिन जातियां जब आइडेंटिफाई करती हैं तो ये देखती हैं कि उसके लीडर को सम्मान मिल रहा है कि नहीं। तो एनडीए को इस बात का ध्यान रखना है कि उपेंद्र कुशवाहा को सम्मान मिलते दिखे, और पर्दे के पीछे जो डील हो वो अलग बात है, वो डील तो ठीक है, लेकिन सामने भी लोगों को दिखे कि हाँ, जीतन राम मांझी का भी सम्मान हो रहा है, उनके समाज के लोगों को दिखे, उपेंद्र कुशवाहा का सम्मान हो रहा है, ये दिखे, चिराग पासवान का सम्मान हो रहा है, उनके साथ उनका कोई ह्यूमिलिएशन नहीं होना चाहिए, ये मैसेज होना चाहिए, ये सामने से होना चाहिए। पासवान के साथ एक और प्लस पॉइंट है ना जी कि चिराग पासवान या रामविलास पासवान का ही इतिहास रहा है कि जो सवर्ण जातियां हैं इस पासवान फैमिली से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि आप चिराग पासवान के इर्द गिर्द भी देखेंगे और रामविलास पासवान के इर्द गिर्द भी आपने देखा होगा कि सवर्ण जातियों के लोगों ने उन्हें मतलब अपने साथ रखा और रामविलास पासवान ने साथ रखा। और रामविलास पासवान के बारे में एक बात कही भी जाती थी कि रामविलास पासवान ने किसी को नहीं छोड़ा, लोग रामविलास पासवान को छोड़कर चले गए। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल ठीक बात है। और यही चिराग पासवान के साथ भी हुआ। चिराग पासवान ने तो नहीं हटाया ना सबको, उनके चाचा छोड़ के गए या बाकी लोग छोड़ के गए तो खुद छोड़ के गए, उन चिराग पासवान की वजह से छोड़ के गए हो ऐसा नहीं है, वो लोग छोड़ के चले गए।
और कई जी बार ऐसा होता है कि स्थितियां ऐसी बनती हैं, आप किसी न किसी उम्मीद में आए रहते हैं, उम्मीद नहीं पूरी होती है तो आप छोड़ के चले जाते हैं। कोई हम्म बिटरनेस नहीं आता, कोई कड़वाहट नहीं आती है, कोई मतलब नेता के साथ रिश्तों में कड़वाहट नहीं आती है। तो हम्म वो इस बात का ख्याल, इस ये बात तो अभी भी दिखी रही है, एक आध लोगों को छोड़ दें तो चिराग पासवान के रिश्ते सब लोगों से ठीक है। और सामाजिक समीकरण उनका उन्होंने बढ़िया रखा हुआ है। उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी। तो हम्म वो पार्टी अपने उस हिसाब से, जब भी पहले परिवार के लोग थे तब भी हम लोग देखते थे, उनके एमपी भी देख लीजिए, उनकी लिस्ट एमपीज की। तो हम्म, वो इस बात का ख्याल रखते हैं इन चीजों का कि उनके साथ हर समाज के लोग रहे, मुस्लिम भी जुड़ जाते हैं उनके साथ, जबकि वो बिल्कुल बीजेपी के साथ रहते हैं। तब भी ये खूबी थी चिराग पासवान की, और वो रामविलास पासवान की भी थी, और चिराग पासवान में भी वो दिखती है। तो वो उनके साथ कई समूह जुड़ सकते हैं, अलग से आपको एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म और ये तब होगा जब इन तीनों का सम्मान दिखे पब्लिक की नजर में। जब बिल्कुल पर्दे के बिल्कुल पीछे कोई भी डील हो वो अलग चीज है, लेकिन सामने जनता के बीच में सम्मान दिखना चाहिए कि ये तीन सहयोगी पार्टी हैं, छोटी छोटे हैं कम से कम उन दोनों बड़ी पार्टियों के मुकाबले। तो वो दोनों तो जाइंट है, नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं और 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, ये किसका रिकॉर्ड रहा है बिहार में। जी तो उतने बड़े नेता हैं और बीजेपी है, उन लोगों के सामने इन तीनों नेताओं का सम्मान रखा गया और इन हम्म तीनों को खुश रखा गया। जो आपने कहा कि इन तीनों का खुश रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ये खुश बिल्कुल रहेंगे तो इनका वर्कर खुश रहेगा, इनका वर्कर कोऑपरेट करेगा। नहीं तो हम्म इनके वर्कर्स के बीच में ज्ञानेश्वर जी बड़ी डिवीजन है। बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के वर्कर में उपेंद्र कुशवाहा के हार से उनके लोग बीजेपी वालों से बड़े नाराज थे। जी उनके बिल्कुल बीजेपी से काफी लोग नाराज थे। उसी तरह से जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच की दुश्मनी भी बहुत बड़ी है, मामूली नहीं है। और हम्म जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी के बीच का भी जो झगड़ा है वो भी मामूली नहीं है। तो इन जी तीनों के, इन सभी पार्टियों के बीच में सद्भाव बहाल हो, उसके लिए काम एनडीए को करना है। जरूरी करना है कि आप जल्दी सीट बंटवारा करिए, सारे नेताओं को घुमाइए, सारे नेताओं से मैसेज कराइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एडवांटेज है वो बना रहे, तो वो तब हम्म होगा जब आप इन सबको एक साथ, इनको खुश रखें, इनका सम्मान बहाल करने लायक सीटें दें और इनसे अपील कराएं कि सब, अब कोई दुश्मनी नहीं है नीतीश कुमार के साथ। जेडीयू लोजपा में नहीं है, लोजपा हम में नहीं है, और आरएलएम और बीजेपी में नहीं है। ये मैसेज बनवाना बहुत जरूरी है ग्राउंड लेवल। चलिए, तो ये मैसेज बनवाना बहुत जरूरी है और इन तीनों का खुश रहना बहुत जरूरी है, तब भी एनडीए बैठनी पार करेगा। नहीं तो लड़ाई तो है ही बिहार में। अब महागठबंधन में महागठबंधन के कारण कुछ स्थितियां बिगड़ती हैं तो दूसरी बात है। और प्रशांत किशोर ने तो धमाल मचा ही रखा है और प्रशांत किशोर जो खुलासे कर रहे हैं वह चौंकाने वाले हैं। उस पर भी किसी दिन विस्तार से बात करेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।